हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म के मतलब को अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि नेशन क्या होते हैं, नेशन स्टेट क्या होते हैं। तो पहले नेशन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। नेशन नेशन क्या है स्टूडेंट्स? एक ऐसा स्टेट जो कॉमन आइडेंटिटी की वजह से बना, जिसमें कॉमन आइडेंटिटी की वजह से लोग यूनाइट होकर उन्होंने एक स्टेट बनाया हो, उसको बोलते हैं नेशन स्टेट। कॉमन आइडेंटिटी कुछ कोई भी हो सकती है, ऐसी चीज़ें जो लोगों को आपस में जोड़े, ऐसी आइडेंटिटी, ऐसी पहचान जो लोगों को आपस में जोड़े। उन कॉमन आइडेंटिटी की वजह से नेशन स्टेट बनते हैं। जैसे कि किसी टेरिटरी में अगर सेम लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से उनका मेलजोल बढ़ेगा, वो एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। अगर किसी रीजन में एक कल्चर को मानने वाले या कॉमन कल्चर या मिलता जुलता कल्चर को मानने वाले लोग होंगे तो वो आपस में यूनाइट होने लगेंगे। अगर उनकी हिस्ट्री सेम है तो वो यूनाइट होने लगेंगे। किसी एक रूलर के अंडर में आने वाले लोग हैं तो वो यूनाइट होने लगेंगे। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कॉमननेस बढ़ाती हैं। तो इस कॉमननेस की वजह से जो स्टेट बनती है उनको नेशन स्टेट बोलते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो कॉमन आइडेंटिटी होती है, उन कॉमन आइडेंटिटी की वजह से जो स्टेट बनती है उनको नेशन स्टेट कहते हैं। अब कॉमन आइडेंटिटी क्या हो सकती है? कॉमन आइडेंटिटी हो सकती है सेम लैंग्वेज, एक जैसी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग जो होते हैं वो आपस में यूनाइट होने लगते हैं, वो आपस में जुड़ने लगते हैं। दूसरा, शेयर कल्चर, शेयर हिस्ट्री, वन फ्लैग, वन रूलर। तो ये जो चीजें हैं ये कॉमननेस को प्रमोट कर रही हैं, ये लोगों में कॉमननेस को बढ़ावा दे रही हैं, कॉमननेस को प्रमोट भी कर रही हैं और लोगों को यूनाइट करती हैं। ये जो चीजें हैं ये लोगों को यूनाइट करेंगी और जब लोग यूनाइट होने लगते हैं तो वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेशन स्टेट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेशनलिज्म की। व्हाट इज नेशनलिज्म? द आइडिया टू मेक नेशन स्टेट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है द आइडिया टू मेक नेशन स्टेट। नेशन स्टेट को बनाने का जो आइडिया है उसको नेशनलिज्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, यूरोप में पहले किंगडम्स होते थे और एक किंगडम्स का जो रूलर होता था और उसके अंडर में बहुत सारी डिफरेंट ग्रुप्स के लोग होते थे और उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग होते थे, उनके कल्चर अलग अलग होते थे। तो कॉमननेस उनमें कोई थी नहीं, तो नेशन स्टेट वो नहीं बन सकते थे। यूरोप में 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में लोगों के अंदर कॉमन स्टेट बनाने के आइडिया आए और उन्होंने नेशनल स्टेट बनाने में जो है काफी हिस्सा लिया, बहुत पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म एक ऐसा आइडिया बनकर आया
जिसने पूरे यूरोप के जो पॉलिटिकल यूरोप था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, यूरोप को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक इमेज देखिए। उस इमेज में हम देखते हैं कि एक आर्टिस्ट हुए हैं फ्रेडरिक सोरियो, और फ्रेडरिक सोरियो ने एक 4 सीरीज बनाई पिक्चर्स की। उन पिक्चर्स में से एक पिक्चर्स जो थी उसका नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि एक स्टैचू है, उस स्टैचू को बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में सिटीजन चार्टर है। टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जो यूरोप के लोग हैं वो डार्क एज से न्यू साइंटिफिक एज में आ चुके हैं, और आप उस साइंटिफिक तरीके से रहना चाहते हैं, साइंटिफिक आइडियाज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो लॉजिकल हो। और दूसरे हाथ में आप देखेंगे यहाँ पे सिटीजन चार्टर है। सिटीजन चार्टर जो है वो एक बेसिक राइट्स हैं जो स्टेट की ओर से जो कॉमन पीपल को दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो हैं वो नए एज में आ चुके हैं और राजा की ऑटोक्रेटिक पावर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राजा की जो ऑटोक्रेटिक पावर्स हैं, जो राजा परेशान करता है, अपनी तरीके से रूल करता है, और उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अब नए तरीके से वो रहना चाहते हैं। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर हमको एक प्रोसेशन दिखाई दे रहा है, बहुत लंबी कतार दिखाई दे रही है, और इस कतार में जो सबसे आगे है, इस कतार में जो सबसे आगे है, इस कतार में सबसे पहले यूएसए है, और यूएसए अब नेशन स्टेट बन चुके हैं। इनको आज़ादी 4 जुलाई 1776 को मिल गई थी और ये आज़ाद हो चुके हैं। स्टैचू के पास में अभी फ्रांस के लोग पहुंचे हैं, और फ्रांस के लोग भी एक फ्लैग से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। उनका एक डिफरेंट कॉस्ट्यूम है, डिफरेंट पहनावा है, और वो भी नेशन स्टेट को अपनी जो ट्रिब्यूट है वो पे कर रहे हैं। वो ट्रिब्यूट इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये मान रहे हैं कि जो नेशन स्टेट बनने का जो आइडिया है, जो नेशन स्टेट बनने की जो इंस्पिरेशन है, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ही मिली है। और उसके पीछे जर्मनी है, और जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया के लोग हैं। उसके बाद में 260 किंगडम्स के लोग हैं, फिर पोलैंड के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, आयरलैंड के लोग हैं, और फ्रांस स्टैचू तक पहुंच पाया है और जर्मनी अभी स्टैचू तक नहीं पहुंच पाया है। ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जर्मनी अभी नेशन स्टेट नहीं बन पाई है। अभी जर्मनी को नेशन स्टेट बनना है, और उसके पीछे जो लोग हैं वो भी नेशन स्टेट बनने के जो क्रम में हैं, सीरीज में हैं, इन सबको नेशन स्टेट बनना है। तो ये इस इमेज में आप देखिए, ऊपर आपको जो एंजल्स हैं वो दिख रहे हैं, क्राइस्ट दिख रहे हैं, जीसस क्राइस्ट दिख रहे हैं, और एंजल्स दिख रहे हैं, ये इन लोग को देख रहे हैं। और इसके साथ में आप यहाँ पर टूटी फूटी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब एब्सोल्यूटिस्ट रिमेन्स हैं। जो राजा की जो शक्तियाँ हैं, वो टूटी हुई हालत में यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये केवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें केवल जताया गया कि राजा की जो निरंकुश ताकतें हैं, चाहे वो उसकी आर्मी हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर टूटी हुई हालत में पड़ी हुई है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम मेनली ये देखेंगे, ये नेशन स्टेट बनने के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे किस तरीके से यूरोप में 19वीं सेंचुरी में आइडिया नेशनलिज्म का बड़ा दूर दूर तक फैला, और यूरोप के जो डिफरेंट किंगडम्स हैं वो किस तरीके से नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुए। मेनली हम यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं।
फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में फ्रांस के जो रूलर थे वो थे लुइस 16। लुइस 16 जो एब्सोल्यूट मोनार्क थे। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब है कि ऐसा मोनार्क, ऐसा राजा जो अनकंट्रोल्ड पावर का यूज करे, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल ना हो, अनकंट्रोल्ड पावर का यूज करे, जनता से टैक्स ले और उनकी कोई भी परवाह ना करे, वेलफेयर के कोई काम ना करे, केवल अपने बारे में सोचे। तो एब्सोल्यूटिस्ट रूलर थे ये। और ये जो रूलर थे इनकी एक एडवाइजरी बॉडी थी, एक संस्था थी जो डिसीजन लेती थी, इनके फेवर में डिसीजन लेती थी या जिसके थ्रू ये रूल करते थे, उसका नाम था स्टेट जनरल। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान स्टेट जनरल से जो सोवरेनिटी थी वो नेशनल असेंबली को ट्रांसफर हो गई। मतलब जो स्टेट जनरल है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, उसकी जगह पर एक फ्रेंच बॉडी नेशनल असेंबली बनी। और नेशनल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि नेशनल असेंबली ही सही मायने में फ्रांस के लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, जो फ्रांस के लोगों के जो इंटरेस्ट है उनको रिप्रेजेंट करती है। तो नेशनल असेंबली ही डिसीजन लेगी फ्रेंच के लोगों के बारे में। और इसने डिसाइड किया कि ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी फ्रेंच के लोगों के लिए, जिससे ही फ्रेंच के लोगों पर रूल किया जाएगा। और जो फ्रांस के जो लोग हैं उनके भाग्य के मालिक अब राजा नहीं होंगे, उनके भाग्य के मालिक अब ये खुद होंगे, ये अपने बारे में खुद डिसीजन लेंगे। इनके ऊपर रूल करने वाली गवर्नमेंट कैसी होगी उसके बारे में ये खुद सोचेंगे। अब राजा को कोई राइट नहीं है कि राजा इनके बारे में डिसीजन ले या इनके बारे में सोचे। स्टूडेंट्स, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में बहुत चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है, और उन चेंजेस में कॉन्स्टिट्यूशन बना। और कॉन्स्टिट्यूशन बना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसने सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए। जिसने इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए, सभी के लिए इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए। दूसरा को जो मार्टियर्स थे, जो शहीद थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान में, जो लोग शहीद हो गए थे, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किए थे, उनको याद किया गया, उनके नाम पर कविताएं लिखी गई, उनके नाम पर स्तुति गान लिखे गए। मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड एंड hymns were composed। उनके लिए स्तुति गान लिखे गए। तो ये सब किया गया। अब इसके बाद में फ्रांस में कुछ चेंजेस भी आए। वो चेंजेस क्या है? फ्रांस ने अब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट किया, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कॉमननेस को बढ़ा सकता है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किया गया, वेट एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया। पहले वेट और मेजरमेंट की जो चीज़ें थी वो अलग अलग यूज होती थी, हर जगह अलग अलग यूज होती थी। तो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने पर ट्रेडर्स को काफ़ी नुकसान होता था, बिजनेसमैन को काफ़ी नुकसान होता था, और कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। चीज़ों को खरीदने में, बेचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ये सब किए गए। जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको डिस्करेज किया गया, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस बांट रही हैं, उनकी जगह पर जो नेशनल लेवल पर लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया गया, क्योंकि वो यूनाइट कर सकती। तो ये सारे काम किए गए। तो उसके बारे में देखते हैं।
तो धीरे धीरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में जो कॉमननेस है उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई, उसको प्रमोट किया गया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सारे चेंजेस आए फ्रांस में। क्या क्या चेंजेस आए उनके बारे में देखते हैं। नंबर 1, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट किया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट किया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जब अडॉप्ट किया गया तो बहुत इफेक्टिवली रूल किया गया पूरे फ्रांस पर, और पूरा फ्रांस जो वो यूनिफाइड हुआ इससे। दूसरा, जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तो उसमें सभी लोगों के लिए इक्वल राइट्स रखे गए। जब इक्वल राइट्स रखे गए तो यूनिफॉर्मिटी आई और लोग जो हैं वो इक्वलिटी उन्होंने फील करना स्टार्ट किया। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए। यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए। रिमूव इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने पर, एक कंट्री के अंदर ही एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने पर कस्टम ड्यूटीज देनी होती थी। तो उनको ट्रेड करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, बिजनेसमैन को काफ़ी दिक्कत होती थी, गुड्स का जो मूवमेंट होता था उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उसको प्रमोट करने के लिए कस्टम ड्यूटीज को रिमूव किया गया, ताकि पूरे फ्रांस में जहाँ कहीं भी ट्रेडर्स जाएं, जहाँ कहीं भी बिजनेसमैन जाएं, वहाँ पर उनको यह सामना ना करने, उनको जो कस्टम ड्यूटी ज़्यादा ना उनको पे करनी पड़े। जब फ्रांस से बाहर जाएं तो तब उनको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, लेकिन जब तक वो फ्रांस में ही रहेंगे तब तक उनको कस्टम ड्यूटीज नहीं देनी होगी। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स। वेट एंड मेजर्स को यूनिफॉर्म बनाया गया। पहले हर रीजन में अलग अलग वेट चलते थे, अलग अलग मेजरमेंट की चीज़ें चलती थी, तो उनसे भी ट्रेड करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो कॉमननेस को प्रमोट करने के लिए वेट एंड मेजर्स को भी यूनिफॉर्म किया गया, एक जैसा किया गया। दूसरा, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। डायलेक्ट्स का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज, जो बोलियां होती हैं, जो अलग अलग किसी भी कंट्री के अंदर जो रीजन में बोलियां बोली जाती हैं उनको डायलेक्ट्स बोलते हैं। तो जो रीजनल डायलेक्ट्स है उनको डिस्करेज किया गया, क्योंकि जब अगर इनको प्रमोट करेंगे तो लोग आपस में बट जाएंगे। इसकी जगह पर क्या किया गया, जो नेशनल लेवल पर लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया गया। एंड नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच was promoted। नेशनल लैंग्वेज फ्रांस को प्रमोट किया गया। तो ये फ्रांस में किए गए। अब फ्रांस में इन चीजों करने से वहां पर कॉमननेस बढ़ गई। इसके साथ ही और भी आइडियाज थे जो पहले से फ्रांस में चल रहे थे, जो कॉमननेस को बढ़ावा देते थे, जैसे ला पैट्री, फादरलैंड, ली सिटोइन, द सिटीजन, ये भी थे। और इसके साथ में ये भी किए गए ताकि जो कॉमननेस है उसको बढ़ावा मिले। अब इसके बाद में जब ये सब होने लगा तब फ्रांस के लोगों ने ये सोचा कि अब पूरे यूरोप को जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं उनसे आज़ाद कराना है। अब उनका जो एम है वो क्या है, उनका एम ये है कि यूरोप में जहाँ कहीं भी ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं, जहाँ कहीं भी लुई 16 जैसे रूलर्स हैं,
जो अनकंट्रोल्ड पावर का यूज़ कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, कॉमन पीपल के वेलफेयर के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, उनसे टैक्सेस ले रहे हैं लेकिन उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसे जो रूलर्स हैं उनको उखाड़ फेंकना है, उनको हटाना है और पूरे जो यूरोप के जो लोग हैं उनको लिबरेट कराना है, उनको भी इन लोगों से आज़ादी दिलानी है, जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं उनसे भी आज़ादी दिलानी है। तो इसके बाद में जो स्टूडेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन के बाद में वहाँ पर डायरेक्टरी का रूल आया और डायरेक्टरी के रूल के बाद में वहाँ पर नेपोलियन का रूल आया और नेपोलियन 1804 में रूलर बन गए, फ्रांस के रूलर बन गए। नेपोलियन के रूलर बनने के बाद में फ्रांस ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। टेरिटोरियल एक्सपेंशन मतलब उन्होंने अपने आसपास के एरिया में फ्रांस की आर्मी को भेजना स्टार्ट किया और फ्रांस की आर्मी उनकी जाती थी और उन सब जगहों को जीत कर उन्होंने फ्रांस में उसमें जोड़ना स्टार्ट कर दिया। सबकी जगहों को कब्जा करके फ्रांस की जगह को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी वो बढ़ने लगी। तो फ्रांस की आर्मी ने सब जगह जो आसपास के एरियाज थे, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, इन सब जगह पर जाकर उन्होंने अपने कब्जे करने स्टार्ट कर दिए। नेपोलियन की आर्मी जहाँ कहीं भी गई वहाँ मॉडर्नाइजेशन लेकर गई। मॉडर्नाइजेशन, ये जो चीज़ें फ्रांस में चल रही थी ये चीज़ें उन्होंने वहाँ पर भी अडॉप्ट की, वहाँ पर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की, जिन एरियाज़ को नेपोलियन ने जीत लिया था। नेपोलियन ने जिन एरियाज़ को जीता उन एरियाज़ पर अपने मॉडर्नाइजेशन के आइडियाज़ वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, वहाँ पर भी लागू किए। और नेपोलियन ने जो अपने रिफॉर्म के जो आइडियाज थे, रिफॉर्म की जो चीजें थी उनको लागू किया, उसको कहा जाता है नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड 1804। मतलब नेपोलियन की आर्मी जहां भी गई उन्होंने जो भी कब्जे किए, जहां जहां उन्होंने जगह जीती उन जगह को फ्रांस की आर्मी में जोड़ते चले गए। फ्रांस की जो जगह है वो बढ़ती चली गई, लेकिन उन जगह पर उसने नेपोलियनिक कोड 1804 इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या किया गया? नंबर 1, रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। स्टूडेंट्स, फ्रांस में 3 स्टेट थी जिनमें पहली और सेकंड स्टेट को टैक्स नहीं देना होता था, उनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, सुविधाएं मिली हुई थी, और थर्ड स्टेट वालों को ही टैक्स देना होता था। थर्ड स्टेट में जो लोग थे उनके अंदर जब अवेयरनेस आई तब उन्होंने इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठानी स्टार्ट की कि हमें क्यों टैक्स दें, ये इन लोगों को भी टैक्स मिलना चाहिए। नेपोलियन ने जिन जिन एरियाज को जीता वहां पर बेस्ड ऑन द बर्थ जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे वो प्रिविलेजेस रिमूव कर दिए। दूसरा, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो लॉ है उसके सामने सब बराबर हैं, उसने इक्वालिटी प्रमोट की, इक्वालिटी उसने एस्टैब्लिश की कि लॉ के सामने सभी बराबर हैं। दूसरा, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव
डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को उसने काफी सिंप्लीफाई किया ताकि उन पर अच्छे तरीके से उन पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये सब नेपोलियन ने मॉडर्नाइजेशन के काम किए। जहां पर भी नेपोलियन की आर्मी गई। दूसरा, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, जमींदारी प्रथा को उसने खत्म किया। एंड फ्रीड पीजेंट्स, जो पीजेंट्स हैं, जो काम करने वाले लोग थे, उनको आजाद कराया फ्रॉम मैनोरियल ड्यूज। जो भी मैनोरियल ड्यूज थे उससे उनको आजाद कराया। तो फ्यूडल सिस्टम भी इसने खत्म किया। तो ये सब उसने मॉडर्नाइजेशन के काम किए। दूसरा, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। किसी भी कंट्री में अच्छे गवर्नेंस के लिए ये भी जरूरी है कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो। तो उसने वहां पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को यूनाइट किया। ठीक है। और उसके बाद में स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स। वेट एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया। पहले जगह जगह अलग अलग यूनिट होते थे, वेट के लिए अलग अलग यूनिट होते थे, मेजरमेंट के लिए, कपड़े को नापने के लिए कहीं पर किसी यूनिट का यूज़ किया जा रहा है, कहीं पे किसी चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, कहीं पर किसी चीज़ को यूज़ करने से कम कपड़ा मिल रहा है, कहीं पे ज़्यादा कपड़ा मिल रहा है। तो ट्रेडर्स को इससे काफ़ी नुकसान होता था, बिजनेसमैन को इससे काफ़ी नुकसान होता था। तो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स इसने अडॉप्ट किए। दूसरा, इंट्रोड्यूस्ड कॉमन नेशनल करेंसी। नेशनल करेंसी को उसने प्रमोट किया। और उसने गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट को आसान बनाया। एक रीजन से दूसरे रीजन में जो गुड्स का मूवमेंट है वो काफ़ी आसान किया। इससे क्या हुआ, इससे जो बिजनेसमैन थे और जो ट्रेडर्स थे उन्होंने एक अलग तरीके की आज़ादी का अनुभव किया, एक अलग तरीके की आज़ादी लोगों को मिली। और ये सारे रिफॉर्मेशन इसने किए। तो इस रिफॉर्मेशन को बहुत पसंद किया गया। नेपोलियन की आर्मी जहां भी गई, नेपोलियन की आर्मी को हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी बोला गया। इन रिफॉर्म्स की वजह से, ये जो रिफॉर्म्स के आइडियाज इसने, रिफॉर्म्स की चीजें इसने स्टार्ट की, इनकी वजह से नेपोलियन की आर्मी को हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी कहा गया। हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी मतलब आज़ादी को लाने वाली। जो आर्मी आती है तो वो आज़ादी को लेकर आती है। तो नेपोलियन के जो रूल है उसको काफ़ी पसंद किया गया।
तो स्टूडेंट्स, नेपोलियन की आर्मी जहां कहीं भी गई उसको हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी कहा गया और पसंद किया गया, हर जगह उसको वेलकम किया गया। लेकिन नेपोलियन के जो रूल था उसमें सभी बातें अच्छी भी नहीं थी। नेपोलियन ने कुछ ऐसे काम किए कि जो लोग नेपोलियन की आर्मी को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी बोल रहे थे, वो धीरे धीरे नेपोलियन की आर्मी को उन्होंने पसंद करना छोड़ दिया, बल्कि वो उसके और शत्रु बन गए, नेपोलियन की आर्मी के और शत्रु बन गए। तो नेपोलियन ने क्या किया ऐसा काम, नेपोलियन ने जहां कहीं भी नेपोलियन की आर्मी गई उसने वहां पर टैक्सेशन लगा दिया, इंक्रीज्ड टैक्सेशन, अपनी आर्मी के खर्चे को फाइनेंस करने के लिए उसने टैक्स लगा दिए जहां कहीं भी वो गए। दूसरा, इम्पोज्ड सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंध। उसने कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए। नेपोलियन की आर्मी अपने बारे में कुछ भी क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकती थी, तो उसमें या नेपोलियन के बारे में कुछ भी क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकती थी, तो नेपोलियन की आर्मी जहां कहीं गई उसने वहां पर सेंसरशिप भी लगाई। इसके साथ में फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, फोर्स कंस्क्रिप्शन, नेपोलियन की आर्मी जहां कहीं गई वहां उसने फोर्स कंस्क्रिप्शन किया। फोर्स कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब नेपोलियन की आर्मी जहां जाती थी तो वहां पे जो भी उनको फिजिकली फिट पर्सन मिलते थे, जो आर्मी में भर्ती किए जा सकते थे, उनको फोर्सबली आर्मी में भर्ती कर दिया जाता था। तो ये तीन चीजें जो थी, इनसे लोग काफी नाराज हो गए और नेपोलियन की आर्मी को जो काफी पसंद करते थे उस आर्मी को अब पसंद करना छोड़ दिया, बल्कि अब उसके वो शत्रु बन गए। स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। चैप्टर के आगे का जो हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।